बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा काशिफ़। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, हुकूमत और अपोज़िशन का जो आपस में 36 का आंकड़ा है, उस पर अब अपोज़िशन का एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। मुख्तलिफ जमातें इसमें शामिल होने जा रही हैं और इन जमातों के मकासद क्या होंगे, इस ग्रैंड अलायंस को हेड कौन करेगा, इसके अलावा इस ग्रैंड अलायंस का टारगेट क्या होगा, इस तमाम बातों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और हमारे मेहमानों का जो पैनल है हमारे साथ, हमारे सीनियर तजियाकार जनाब मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे, हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद मिर्ज़ा साहब, और हमारे हर दिल अजीज़ जनाब खादम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मज़हर साहब, आपको खुशामदीद, आपकी तरफ आऊँगा। ग्रैंड अलायंस, हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारी ग्रैंड अलायंस बनते रहे हैं अपोजिशन के, और वो हुकूमत वक्त के खिलाफ उन्होंने काम किया, हुकूमत वक्त को टफ टाइम भी दिया। आप क्या समझते हैं जो अब ग्रैंड अलायंस ये बनने जा रहा है, जिसकी बाज़गश्त आ रही है, तो क्या ये एक प्लेटफॉर्म पर तमाम जमातें इकट्ठी हो जाएंगी अपोजिशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ रजा साहब। देखिए, ग्रैंड अलायंस के हवाले से इससे पहले भी हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, एक से ज़्यादा मतलब बात हो चुकी है, और चूँकि डेवलपमेंट्स हो रही हैं साथ साथ, तो अब भी बात इस पर की जा सकती है। ग्रैंड अलायंस में तमाम जमातें आ जाएंगी। कोशिश की जा रही है जी कि जो हुकूमत से बाहर बैठी हुई तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, उनको इस अलायंस में लाया जाए। कुछ तो हैं, जैसे पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, वो अपोजिशन में है, पीटीआई खुद है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, फिर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, इसी तरह और जो पार्टीज़ हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है ग्रैंड अलायंस बनाने के ख्वाहिशमंद अफराद के सामने, वो ये है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम, फजल और रहमान ग्रुप और जमात इस्लामी इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। सही। मौलाना फजल और रहमान साहब के साथ मुलाकात भी हुई है। इनकी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह हैं और तहफ़्ज़ आईन पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की, और उसमें दावत दी बाकायदा तौर पे उन्होंने। मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से 3 मुतालबात आए। आपके अलम में है कि मौलाना फजल रहमान साहब ले दे के मास्टर हैं, यानी गिव एंड टेक के मास्टर हैं। उन्होंने 2-3 चीज़ें सामने रखी हैं। पहली चीज़ तो उन्होंने रखी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो फंड्स के पी हुकूमत तकसीम कर रही है, या जो डेवलपमेंट फंड्स खर्च किए जा रहे हैं, वो उन इलाकों में जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम, फजल और रहमान ग्रुप के लोग माजी में जीतते रहे हैं या अब वहां से जीते हुए हैं, हिस्सा बकदर जुस्सा उनको दिया जाए और उनके जरिए से ये फंड्स जो हैं वो खर्च किए जाए। दूसरा, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल और रहमान ग्रुप की ये ख्वाहिश है कि ये जो इत्तेहाद है ये अल्टीमेटली इंतखाबी इत्तेहाद हो, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बहुत पॉपुलर है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में तो वो 90% के ऊपर पॉपुलैरिटी खड़ी है। और मौलाना फजल रहमान साहब ये जानते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन अगर होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर उनका अलायंस नहीं हुआ तो उनके लिए इलेक्शन जीतना तो क्या, अपनी जमानतें बचाना मुश्किल होगा। तो वो ये चाह रहे हैं कि जो सीट एडजस्टमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर आजकल ले दे हो रही है, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि मैं पीडीएम का सरबराह था। पीडीएम की सरबराही में हमने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई है और कामयाबी से तहरीक चलाई है। तो ये जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, इसमें मरकजी हैसियत जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम, फजल और रहमान ग्रुप के पास होनी चाहिए। अच्छा, इस पे खबरें भी कुछ आई हैं, टेलीविजन चैनल्स पे भी आई है, अखबारात में भी आई हैं। फिर चूंकि ये खबर पंक्चर हो गई थी, लीक हो गई ये खबर, तो फिर JUI का जो मीडिया सेल है उन्होंने कहा कि लोग अपनी पसंद की खबरें चलवा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की ऐसी कोई शर्त नहीं है, हम तो अपोजिशन के साथ हैं हर हाल में। किस्सा मकसद ये है जी कि कोशिश तेज है इसकी, और जो खबरें आ रही हैं कि 26 और 27 को शायद कोई तहरीक चलने जा रही है, कोई एहतजाज होने जा रहा है या कोई अनाउंसमेंट होने जा रही है, नहीं, मेरे ख्याल में ये अभी इफ्तार पार्टीज चलेंगी, जो बातचीत है वो होगी, और अल्टीमेटली जो एहतजाज का तंदूर गर्म होगा वो ईद के बाद जाके होगा। आपको पता है वैसे भी हमारे यहाँ मौसम गर्मा हो, ईद के मौके हो, तो इस पे तहरीकें नहीं चला करती। तो ये वो डेवलपमेंट है जो मेरी इत्तलात के मुताबिक अब तक है।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है इमरान खान साहब से आजकल फ्रीक्वेंटली मुलाकातें नहीं हो रही, इसलिए उनको पूरी जो ये पिक्चर है अभी तक वाज़ह नहीं की गई। उनसे मुलाकातें होंगी, वकला की होंगी, फैमिली की होंगी, उनकी पार्टी के लोगों की होंगी, फिर इमरान खान साहब का जो फीडबैक आएगा उसके बाद ये फैसला होगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल जैसे लोग जो हैं, इसी तरह पार्टी के और जो लोग हैं और कोर कमेटी के लोग हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब पे एतबार करने को तैयार नहीं है। सही सही आपका पॉइंट आ गया। शहजाद मिर्जा साहब, जो एक तो ग्रैंड अलायंस बना रही है हुकूमत, एक आपकी इत्तेहादी हुकूमत है जो काम कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि ग्रैंड अलायंस बनने की सूरत में अपोजिशन का जब बनेगा तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दूरियां बढ़ेंगी या कराबतें मजीद होंगी? क्योंकि पहले हम देख रहे हैं कि पहले ही उनके जो पावर शेयरिंग पे इख्तलाफात काफी सारे सामने आ रहे हैं, पंजाब के हवाले से भी और सिंध के हवाले से भी तफाज़ात, नून लीग के हैं, पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी के तफाज़ात है। तो क्या आपको लगता है कि ये ग्रैंड अलायंस बनने के बाद वो भी ज्यादा करीब आएंगे थोड़ा? जी, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। मैं यहाँ पहली बात तो ये करूँगा कि जो ग्रैंड अलायंस की बात की जा रही है वो किसी भी तौर पर हुकूमत के लिए खौफजदा नहीं है। सही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब भी कोई हुकूमत में होता है उसके मुखालिफ में हमेशा अपोजिशन एक इत्तेहाद बनाती है। ये हमारे पाकिस्तान की सियासत में तारीख रही है और उसके खिलाफ जो जमातें होती हैं वो मुत्तहिद होती हैं और वो ग्रैंड अलायंस बनाती हैं या किसी भी एक चीज़ के ऊपर वो इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम बनाती हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। मगर जो मौजूदा ग्रैंड अलायंस की अगर हम बात करें तो ये किसी भी तौर पर मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत को गिराने में, उसको किसी भी तरीके से थ्रेट करने में ये कामयाब हो सकती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त जो इनकी इत्तेहादी जमातें हैं पीटीआई की, उसमें जो लोग शामिल हैं उनके पास अक्सरियत नहीं है। दूसरी बात यह है कि खुद पीटीआई जो है वो इस वक्त अंदरूनी तोड़ फोड़ का बेहद शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो बात की गई है उसमें यह है कि उनको भी मालूम है कि खुद पीटीआई के अंदर जो है वो 5 से 6 ग्रुप इस वक्त बन चुके हुए हैं, जिसमें एक अलीमा बाजी का ग्रुप है, एक बुशरा बीबी का ग्रुप है, एक वकला का ग्रुप है। और इस ग्रुप बंदी की वजह से खुद जो पीटीआई कौन से ग्रुप में? जी वो भी एक बनेगा ग्रुप, लेकिन अभी बुशरा बीबी के ग्रुप में नहीं वो नहीं है, क्योंकि वो शेर अफजल मरवत साहब को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने निकाल दिया। बात ये है कि इससे ग्रैंड अलायंस नहीं बनते। आप वो भी मियां साहब की तरह पूछ रहे थे असेंबली में उसे, हाँ निकाला देखे ना। तो अब ये एक वक्त ये भी काशिफ साहब आएगा, मैं आपको ये भी एक इंकशाफ करता हूँ। मियां साहब का मिर्जा साहब ये डायलॉग बहुत मशहूर हुआ। जी बहुत मशहूर हुआ है और इसके बाद उसको ताज़ा तरीन जो पानी का झरोका लगाया वो शेर अफजल मरवत साहब ने लगाया। और इसमें मजीद मैं आपको बताता हूँ कि आने वाला वक्त खुद बानी पीटीआई एक दिन ये भी एतराफ करेंगे कि मियां नवाज शरीफ को किसने निकाला था। ठीक है, वो भी सारी चीजें सामने आएंगी। अभी देखें आप, उमर अयूब हो गए, अख्तर मेंगल हो गए, महमूद खान अचकजई हो गए, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आज जराए ने कहा कि पीर पगाड़ा को भी उन्होंने मनाने की कोशिश की है। उस तरफ शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, वो भी इनके साथ शामिल हो गए हैं। ये सारे शामिल हैं, सारे इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मगर जिस वक्त वो पीटीआई की अंदर उन्हीं तोड़ फोड़ देखते हैं कि किसी के बाहर के बंदे के अंदर फैसला करने की खुद से सलाहियत मौजूद नहीं है। जब भी कोई आदमी बानी पीटीआई के किसी वक्त भी यूटर्न ले लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बाहर की जो क़यादत है वो भी बड़ी परेशान है। ऐसा नहीं है कि पीटीआई में कोई काबिल बंदा या कोई हुकूमत परेशान है कि नहीं हुकूमत नहीं परेशान, यही तो कमाल की बात है ना, तगड़ी बैठी है, तगड़ी बैठी वाली बात है। हाँ बहुत तगड़े। आज ये पीटीआई इत्तेहाद कर ले अपने किसी एक मौके पे। मैं पूछूंगा, आप लोग गुस्सा कर जाना मेरी बात। जी बैठे हैं या लेटे हैं? कौन हुकूमत? हाँ जी नहीं बैठी हुई है, हाँ वो बल्कि अपनी कमर की टेक पे बैठी हुई है, वो बैकबोन पे बैठी है। टेक भी नहीं लगाए, जैसे वो शहबाज शरीफ साहब क्वेश्चन पीछे रखते हैं, मेरा ख्याल उन्होंने वो भी पीछे रखना छोड़ दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्रैंड अलायंस जो है वो इस तरह का जो रोल है अपना वो अदा नहीं कर सकता जब तक ये पीटीआई जो है अपने अंदरूनी मामलात को नहीं देती। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान किसी तौर पर भी अपनी सियासत को दाव पे नहीं लगाएंगे। उसकी 2 बुनियादी वजूहत हैं। नंबर 1, केपीके में पिछले तकरीबन 12 से 13 साल, शायद मैं गलत हूं, केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट रही है। सही। अगर वो पीटीआई का साथ दे देते हैं उनके इक्तदार के लिए, तो अगर वफाक भी उनके हाथ से निकल जाता है तो मौलाना फजलुर रहमान
अनाड़ी सियासतदानी है वो बहुत दूर तक देखते हैं। वो इस वजह से इस अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनको मालूम है, और खुद जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि इन्होंने कि खुद मौलाना फजल रहमान जो वो अपनी सियासत को इस तरह दांव पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जाहिर है कौन अपनी पार्टी को, पीटीआई को मौलाना फजल रहमान से कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है स्ट्रीट पावर से। वो जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान के लिए 1 लाख 1.5 लाख बंदा रोड के ऊपर लेके आना कोई मुश्किल बात नहीं। आपने देखा होगा इससे पहले जो बानी पीटीआई के एक कजन भी थे ताहिरुल कादरी साहब, तो वो उस वक्त जो 126 दिन का धरना रहा है वो सिर्फ ताहिरुल कादरी साहब की जो जमात के बंदे थे उन्होंने स्टैंड किया हुआ वो था। जो जिन पे माल्टाउन पे हमला किया था नून लीग की हुकूमत। हाँ वो ठीक। अब बात यह है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद रहे, जैसे ही तारिक कादरी साहब यहाँ से गए और वो जनाब वहां से उनका वाइंड अप होना शुरू हो गया। बाकी रह गया मॉडल टाउन की, आपने जिक्र की जो कत्लों की आदत हुई है वहां पे, सही। तो 3-3.5 साल ये इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने उनका एक बंदा भी नहीं पकड़ा। खुद जिन्होंने बयान देने थे वो वसीम अकरम प्लस कनाडा बैठे चले थे गए। ना उधर पंजाब में हाँ उस तो वक्त, देखे ना जी, वसीम अब अकरम जैसे प्लस थे। वसीम अकरम प्लस जैसे सही। खिलाड़ी इनके पास होंगे तो ये मैच कैसे जीतेंगे? मैच कैसे जीते? मांडला साहब ये बड़ी खूबसूरत बात की है इन्होंने कि वसीम अकरम प्लस जैसे खिलाड़ी होंगे तो मैच कैसे जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद बनने जा रहा है इसमें इनकी क्या प्लान्स होंगे? एहतजाज करेंगे, धरने देंगे या असेंबली के अंदर दबाव बढ़ाएंगे? क्या मुमकिन तौर पे आपको लगता है इनका इकदाम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, अगर किसी मुल्क में जमहूरियत का मुकाबला जमहूरियत से हो तो फिर तो हुकूमत 1 घंटा खड़ी नहीं हो सकती। अगर जमहूरियत का मुकाबला आइन साजी से, कानून साजी से, दफा 144 से, कंटेनर लगाकर एहतजाजों, मजाहरों, जलसे और जलूसों के ऊपर फायरिंग और शलंग करके करने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है फिर वो उसको जमहूरियत तो नहीं कहा जाता। तो वो चूंकि हुकूमत जो है वो आई फार्म 47 के बुनियाद के ऊपर है तो उसने किससे डरना है? उनको वोट की जरूरत नहीं है, अवाम की जरूरत ही नहीं है उनको। तो मेरा ख्याल है कि उनको खौफजदा इसलिए नहीं है, लेकिन ये खौफजदा है उसकी वजह कि अवाम साथ नहीं है। जब अवाम की ताकत पीछे से हट जाती है तो फिर उनकी नींदें जो है वो हराम होती है। ये कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, अगर उसकी वजह कि आप इतने जो है डर चुके हैं ये कि आपको आयन जो है तब्दील करना पड़ता है, कानून साजी नहीं करनी पड़ती है, आपको जजेस अपने अपॉइंट करने पड़ते हैं, आप हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि उसकी वजह क्या है। और अगर कोई आवाज़ हक, कोई अदारा, कोई भी चीज जो रिपोर्ट आ जाती है इलेक्शन की, हाल ही में आपने देखा कि जिन्होंने पत्र ने रिपोर्ट दी है तो उसके ऊपर देख ले कि क्या कुछ हो रहा है। तो जब इस तरीके से जबर और जुल्म से ताकत के साथ किसी चीज को दबाने की कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है वो तो फिर जब तक चला सके, वो तो जब तक ताकत उनके पास होगी वो महसूस करते हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन मेरा ख्याल कि ताकत तो अल्लाह के पास है सारी। ये ताकतें तो टेम्परेरी है, ये इंसान का एक जो है ना वो गमान है, एक वहम है, और वहम से जब निकलते हैं और सोचते हैं कि पीछे तो 10 बंदे नहीं है इनके पास, तो जब बंदे नहीं होंगे तो फिर जमहूरियत की क्या। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो मुआशी सूरत हाल है हमारी, जैसे IMF का वफद एक आया चला गया, अभी दोबारा आ गया, तो मेरा ख्याल है कि इनको हिसाब किताब देना पड़ना है कि मुल्क चलाना कैसे है, क्योंकि आपका साइज एक्सपेंडिचर का इतना बड़ा हो चुका है कि अभी किशकोल लेके दर दर उधर उधर इधर उधर, मेरा ख्याल है कि इससे काम अभी चलना नहीं है। अवाम को कोई नई रिलीफ जो है ना एक टके का नहीं दे पा रहे। जब से ये हुकूमत आई है महंगाई से महंगाई, महंगाई से महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है, जब से रजीम चेंज हुआ है तो मेरा जबर और जुल्म की जो है वो दास्तानें रकम हुई हैं, वैसी दास्तानें हैं वो मेरा ख्याल क्या रिकॉर्ड नहीं हो रही कि आज तो आपने अपनी ताकत के बल बोते के ऊपर अपनी कानून साजी कर ली, आयन साजी कर ली, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा ख्याल कुछ सोच नहीं सकता कि ताकत के बलबूते पर तो चेयरमैन सेनेट भी तैनात हुआ था। नहीं, देखो बात यह है कि अगर उस वक्त गलत हुआ था तो क्या आगे भी गलत करते जाना? अच्छा, मतलब कि आपने करेक्शन मतलब आप मान रहे हैं उसमें गलत हुआ था? बिल्कुल गलत हुआ था। देखो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ भाई, ये तो कह ही नहीं सकते ना कि गलत को गलत ही कहना है, और ये हमारा फर्ज है, सही फर्ज अव्वल है कि आपने गलत को गलत कहना है। अगर नहीं कहेंगे तो मेरा ख्याल है वो तो हम अपना मजहबी दीनी फरीजा जो है वो भी पूरा नहीं कर, फिर आप हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के साथ भी ज्यादती है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा रअयता उम्मती ला यक़ूलूना लिज़ालिमिन मिनहुम अंता ज़ालिमुन फ़क़द तुवद्दिहा मिनहुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखो कि मेरी उम्मत जालिम को यूं ना कहे कि तू जालिम है, तो समझ लेना कि उनसे अल्लाह की तौहीद व नुसरत उठा ली गई है, उनसे दुआओं की कबूलियत उनकी खत्म हो गई है। तो ये तो फर्ज अव्वल है आपका कि हमने सब ने, पूरे मुआशरे ने, जितना मर्जी जबर हो जुल्म हो, लेकिन हक जो है ना उसको बयान करने से कोई डर भी नहीं रहा आजकल। देखो ना ये कितने हरबे हुए हैं। मुझे बताया कि जितने भी कवानीन बनाते जा रहे, क्या आवाम जुल्म को बाहर नहीं निकालेगी? निकालेगी, और आपको सुनना पड़ेगा। उसका फिर क्या आता है, मुतवातिर क्या निकलता है, उसका रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ से दबाते हैं तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी, तो वह वहां जलसे जुलूस मुजाहरे, फिर जो है सोशल मीडिया सारा, क्या इसका रिएक्शन तो फिर आप देखने को मिलता है कि आप रोक नहीं सकते। तो इसका बेहतर हाल यही है कि आज भी जिनके पास ताकत है वो होश के नाखन ले और अवाम नास की आरा को मुकद्दम रखे। अवाम का राइट है कि वो अपने लिए अपने हुक्मरानों का इंतखाब करे, और जिनको वो वोट दें उनका काम है हुक्मरानी करे। सीधा सा फार्मूला मुल्क की से भी होगी आगे भी। अवाम वाली बात का आपको बड़ा जबरदस्त पॉइंट आया। मैं मजर साहब से पूछूंगा, आपके पास दोबारा भी आऊंगा। मजर साहब, क्या अवाम इस ग्रैंड अलायंस को सपोर्ट करेगी? अगर, मेरे सवाल थोड़ा पर्सनली है कि अवाम अगर पीटीआई इसमें शामिल हुई ग्रैंड अलायंस को, तब कितना सपोर्ट करेगी? अगर पीटीआई इसमें शामिल ना हुई तो इस ग्रैंड अलायंस को कितना सपोर्ट करेगी? देखिए, शहजाद मिर्जा साहब के साथ इनसे बड़ी माजरत के साथ मैं अर्ज करूं कि कुछ हमारे दोस्त सावन के अंधे हैं। ये मैं शहजाद साहब की बात नहीं कर रहा, हमारे कुछ दोस्त तजियाकार सावन के अंधे हैं, और जो बंदा सावन में अंधा होता है वो उसको हर तरफ हरा हरा नजर आता है। सही। पिछले 76-77 साल में हमने यही देखा है कि ताकतवरों की जो मर्जी होती है वो करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि अब दौर बदल चुका है। अब 70s 80s 90s वाला दौर नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है। तो जहां तक आपने बात की है कि क्या लोग इसको तस्लीम करेंगे अगर पीटीआई इसका हिस्सा होगी या नहीं होगी, देखिए पीटीआई को टेक्निकली तो किसी ताकत की जरूरत ही नहीं है। ये जो अभी शहजाद मिर्जा साहब कह रहे हैं ना कि 5 टोटे हैं, 6 टोटे हैं, 7 टोटे हैं, जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर होंगे, कोई ताकत की जरूरत तो मतलब तब भी नहीं थी जब उन्होंने हुकूमत बनानी थी। सर मैं यर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हम माजी में रह रहे हैं, आज की ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। जिस दिन इमरान खान बाहर आए उस दिन आप देखिएगा कि ये सारे नीवे होके ना, तो बाहर तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आए थे जी, बाहर तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। आज आप देखिए कि इमरान खान से ज्यादा खतरनाक इस रजीम के लिए कौन है? पाकिस्तान, दुनिया भर के 6 बर्रे आजमों से उनके लिए आवाज उठ रही है। तो ऑफिशियल तो कोई शायद देखिए, ऑफिशियली अब आपको को लिख के तो नहीं देगा ना, वैसे लोगों ने तो ट्विटर पे लिख के भी दे दिया ना। ये एक अलग बात है, आप ना माने या पता नहीं किसी खौफ के साए में आप कह रहे हैं, नहीं मैंने तो ये कहना है कि ऑफिशियली नहीं है। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट, बदल चुकी है ग्राउंड रियलिटी, और उसको मानना पड़ेगा हमें। टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने के लिए किसी अलायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत, जिनसे हमारी बात होती है, आई एम नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी पीटीआई, लेकिन जिनसे हमारी बात होती है वो ये कहते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलना चाहते हैं जो स्टेटस को के खिलाफ है। आप देखेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून हो, ये पीपल्स पार्टी हो, ये एमक्यूएम हो, या इस तरह की और पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इतना बड़ा इनकलाब आने जा रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया। इससे पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सके। साकिब निसार साहब ने अपनी दुनिया भी और आखिरत भी खराब कर ली है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई? आपने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? आपने नवाज शरीफ साहब को जो है वो बदर कर दिया था, जलावतन कर दिया था। क्या नून लीग खत्म हो गई? नहीं, आप इनकी मिसाल दे रहे हैं, उनकी तो विरासत है ना जी, नून लीग के उनकी तो मिरास है, विरासत है। नून लीग के की मिरास और विरासत, सारा क्रेडिट जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को जाता है। जहां तक आप मुझे सिर्फ पीटीआई की मिरास और विरासत की बात बता दें। आपने जिनकी एग्जांपल दी उनकी मिरास भी है, उनकी विरासत भी है। यानी कि हमने तय कर लिया है, कारकुन हमने तय कर लिया है कि हमने गुलाम दर गुलाम इनकी औलादों के गुलाम रहना है। पीटीआई में तो आपके जो है दूसरी जमातों को छोड़े हुए लोग बैठे हैं, जॉब भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस बात को समझ लें कि आपने कहा कि उनको फांसी दे दी, देखे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उसको चलाया।
बिलावल भुट्टो आगे उसको चला रहे हैं चीज को। अच्छा चले खान चले साहब मैं आपसे कहता हूँ खान साहब के 1 on 1 पीछे ओके पीटीआई की जमात चले को हम यूं चलाने वाला कहते हैं 1 on 1 नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के किसी हल्के से लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा क्या रिजल्ट रहेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। हमने तो सिंगल सीट भी देखी है खान साहब। ओहो, हमने अपनी तो 3 देखा सीटों था पे लड़े थे और एक हमने सीट तो जीते, देखा 2 था हार कायदे गए। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जमात थी, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में क्या पोजीशन थी, उसके बाद कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। तो आपने कहा कि लोग इसको कबूल करेंगे ना, लोग इमरान खान को कबूल कर चुके हैं, लोग इमरान खान के नजरिए के साथ चल रहे हैं। सही सही मैं दोबारा भी आपसे इस पे बात करूंगा। मैं शहजाद मिर्जा साहब कोई आंसर के हुकूमत के खिलाफ कहीं अदम एतमाद तो नहीं लाने की कोशिश की? देखें जी, बात की आज उन्होंने वो सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाना चाह रहे हैं। इतना इनका इत्तेहाद है, इतने कहाँ लोग से ये इकट्ठे लाएंगे कर जी, लेंगे? कहाँ से लाएंगे? बात यह है कि मर्जा गिनती साहब पूरी ने हो कहा, सकेगी। मर्जा साहब ने कहा कि ये जो है ना सब इनके साथ चलेंगे। उनके साथ चलता कौन है? ये खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े, ये खुद नहीं चल सकते, तो इनके साथ चलेगा कौन है? बात ये मेरा एक सवाल है, सही। मेरा किसी से बानी पीटीआई जो है वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, तो उस वक्त हमारे भी वो वजीर आजम थे। सही। बात यह है इमरान खान क्यों जरूरी है? 3.5 साल में उनका कोई मेगा तो छोड़े, कोई माइक्रो प्रोजेक्ट बताएं जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया है। पाकिस्तान की मोहब्बत छोड़े, पहली दफा बात ये है 6% जीडीपी और सर जीडीपी तो है, मेगा प्रोजेक्ट आपका क्या है? वो तो आप हैं? महंगाई इतनी कम कर दी है अब तो। आप बात देखें यह है कि इमरान खान के लवर्स जरूर मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। लोगों को लेकिन याद मोहब्बत आता है से इमरान पेट खान नहीं जब भरता। उनको 10 मोहब्बत लाख मोहब्बत का से मुल्क तरक्की नहीं मेडिकल करता, कार्ड मुल्क नहीं तरक्की ना करता मिलता है। अब उसकी मरियम इस्लाह नवाज से साहिबा ने पीछे। चचा से मिलकर वो मेडिकल कार्ड खत्म किया, लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं। ओ क्या जी, जब लोगों कोई को प्रोजेक्ट आप बताएं ना, कोई एक प्रोजेक्ट बताएं मैं- जिससे पाकिस्तान ने मैं तरक्की की है। आप दोनों के साथ मैं कोई आंसर आपसे चाहूंगा मांडा साहब। क्या रियासती इदारे इस अलायंस पर जो है असरअंदाज हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? देखिए बात ये रियासती है इदारों से मुराद सवाल है आपका ये होना चाहिए कि कि क्या ग्रैंड अलायंस रियासती इदारों को इस पे असरअंदाज होना चाहिए। क्या ग्रैंड अलायंस अगर बनता है, वो ग्रैंड अलायंस आता है आपका, कहता है कि हमने पार्लियामेंट के सामने धरना देना है, तो रियासती इदारा है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो कहता है कि हमने ये धरना, वो सुप्रीम कोर्ट में रिट आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट बना अब देता है, आपने ये टर्न ले लिया रियासती मैं इदारे के रियासती हवाले इदारे से। के मैं आपको एग्जांपल देके बता दिया, आप मुझे ये बता दें कि क्या बाकी रियासती इदारे असरअंदाज हो सकते हैं? तो उसके बगैर कौन असरअंदाज हो सकता है? या होना चाहिए, पूछे ना आप। बात तो ये है कि जो मुल्क का निजाम है वो किन के हाथों में? जो फजलुर रहमान ने अगले दिन भी कहा, आए दिन कहते हैं कि हुकूमत कौन चला रहे हैं, उन्होंने बोला जो लाए हैं वही चला रहे हैं। तो जब चला ही वो रहे हैं तो असरअंदाज भी तो वही हो सकते हैं ना। सही इसके अलावा कौन हो सकता है? सही। मुझे बताएं ना कि जिन्होंने रात के अंधेरों में फार्म 47 बनाए, तो उनसे बड़ा ताकत किनके पास है? कौन असरअंदाज हो सकता है? तो ये बाहर बच्चे को पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें ये देखना है कि हम खड़े सही कह कहाँ रहे हैं। हैं अभी मांडा साहब, दो आप दिन जिन्होंने पहले मीनारे पाकिस्तान का जलसे में लोग लाए। 2 दिन पहले वजीर खजाना का बयान है कि बतौर मुल्क दुनिया में अब हम अपनी शनाख्त, अपनी साख जो है ना वो खो चुकी है। तो इससे बड़ी जो है ना वो मुझे बताएं कि क्या स्टेटमेंट हो सकती है कि हम खड़े कहाँ हैं, कि हम अपने जो है ना दस्तों गिरबां हैं एक दूसरे के, हर शोबा, हर महकमा, सियासत, तो बजाय कि मुल्क को कहाँ खड़ा कर दिया है कि जितने मनी लॉन्डर्स ये जो है बत्ता खर पूरी दुनिया में इनकी लिस्टें बड़ी हैं, अल्लाह के हुक्मरानी करवा रहे हैं। तो हम खड़े कहाँ हैं? आज हमने जो है ना वो कशकोल पकड़ा हुआ है, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। मांडा साहब एक सोचने की बात बात ये है। मानने वाली है वैसे हाँ बताएं। कि पीटीआई वाले जो है वो छोटी छोटी करते थे, घड़ी हो गई, कमीशन हो गया, ट्रांसफर पोस्टिंग हो नहीं गई, कोई ये माल बड़ा बनाते हैं। देखो बात ये माने आप? मेरे में हर नहीं तीन सर, इस तरह बात ठहरे नहीं है, ठहरे इस तरह ठहरे की बात नहीं है। मेरा जो है ना आज तक ये एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि हमें सियासतदानों से कोई गिला नहीं। उसकी वजह पता क्या है? कि सियासतदान माल बनाने के लिए आता है, करोड़ों रुपया लगाता है, सही, अरबों रुपया बाद हल्कों में लग जाता है इलेक्शन में, तो उसने कोई ईदी सेंटर खोला होता है? कोई एक क्या मैंने एमपीएस मिनिस्टर सेनेटर मुझे बताए कि उसके गांव में कोई फ्री को मेडिकल स्टोर हो, कोई या 2-3 बेड का जो है वो बना रहे हैं हॉस्पिटल ना हो। जी, वो मरियम मुझे नवाज पता है, लगी थोड़ी है, लॉन्डर मरियम साहब ने बड़ी बनाए हैं, वो बड़ी थोड़ा तो तगड़ा काम है। बात- मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ग्रीन शर्ट्स पर। ग्रीन शर्ट्स ने एक दफा फिर इंडिया के खिलाफ मैच आ रहा है, ना सिर्फ मैच आ रहा है बल्कि तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अरबों रुपए लगाकर एक टीम तैयार की जाती है। क्या चेयरमैन पीसीबी ऐसा लगाया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से
कि वो टीम की जो बनती हुई परफॉर्मेंस थी उसको भी खराब कर दिया उन्होंने। इस तमाम चीज़ों पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक